नमस्कार, ET नाउ स्वदेश की इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे। कोरोना काल में लगातार 2 वित्त वर्ष में दमदार रिटर्न्स देने के बाद अब FY23 के लिए भी बाजार की तस्वीर बेहतर होती ही दिख रही है। जी हां, नए वित्त वर्ष के लिए हम भी तैयार हैं और चलिए आपकी भी तैयारी करवा देते हैं। लेकिन नए साल में बढ़ती महंगाई और ब्याज दरों के साथ जियोपॉलिटिकल टेंशन बनी हुई है। ऐसे में नए वित्त वर्ष में कमाई के लिए रणनीति बनाने के लिए हम लेकर आए हैं आपके लिए खास शो 23 की तैयारी। इस शो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि अगले साल बाजार की तस्वीर कैसी होगी, साथ ही अगले साल के लिए एक्सपर्ट्स की दमदार कॉल्स भी आपके लिए लेकर आएंगे। हमारे साथ जुड़ गए हैं AUM कैपिटल के हेड ऑफ रिसर्च राजेश अग्रवाल और नुरेश tech.co.in के नुरेश मिरानी। इसके अलावा डिम्पी और शरद भी मेरे साथ जुड़े हैं जो कि अपनी दमदार रिसर्च लेकर आएंगे हमारे साथ। तो फिर शुरू करते हैं ये खास शो और करते हैं 23 की तैयारी। बड़ा ही फॉरवर्ड लुकिंग है हमारा ये शो, क्योंकि आगे की तैयारी हम आपकी कराने वाले हैं और हमारे साथ जो हमारे दमदार एनालिस्ट की पैनल जुड़ी है, 2 एक्सपर्ट्स मेरे साथ जो जुड़े हैं वो अपने स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस भी बताने वाले हैं। राजेश अग्रवाल है मेरे साथ और नुरेश मिरानी। आप दोनों का ही बहुत स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में। अपना समय देने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। शुरुआत में सबसे पहले आपको ये पूरा साल आपके हिसाब से कैसा रहा ये मैं समझना चाहूंगी इन अ ब्रीफ, और साथ ही आपकी एक कॉल्स भी मैं जानना चाहूंगी। राजेश जी, शुरुआत आपसे करते हैं। बताएं साल आपके लिए कैसा रहा, क्या कुछ देखने को मिला, सरप्राइजेस, शॉक्स, और पहली कॉल आपकी। गुड आफ्टरनून मानसी, गुड आफ्टरनून नरेश। जैसा हम सब जानते हैं ये साल बहुत उतार चढ़ाव बड़ा रहा। पहले ऐसा लगा कि कोरोना खत्म हो गया है, फिर ओमिक्रॉन आया और उसके बाद दोबारा से लॉकडाउन, फिर थोड़े हालात सुधरते नजर आए और उसके बाद रशिया और यूक्रेन, इस तरीके से उतार चढ़ाव के बीच चलता हुआ बाजार रहा। लेकिन एक बात अच्छी रही कि शेयर बाजार के लिए खास करके कि इतने उतार चढ़ाव के बावजूद रिटर्न्स अच्छे बैठे निवेशकों के, और जिन लोगों ने भी क्वालिटी स्टॉक्स में पैसे लगाए थे मुझे नहीं लगता कि वहां उन्हें कोई निराशा हुई होगी, क्योंकि न केवल इंडेक्स में बल्कि अगर आप देखें तो मिड कैप वगैरह में अगर आखिरी के 3-4 महीने को छोड़ दिया जाए तो बहुत अच्छे रिटर्न कमाए हैं। और मुझे लगता है कि आने वाला साल इस साल से तो बेहतर ही होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि कोरोना जिस तरीके से पीछे छूटता हुआ नजर आ रहा है, थोड़ी जियोपॉलिटिकल टेंशन से अगर छुटकारा मिल जाए तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा कि आने वाला साल पिछले साल से बेहतर। जहां तक एक पिक की सवाल है, मुझे लगता है पैकेजिंग एज ए इंडस्ट्री जो है वो बहुत शानदार तरीके से परफॉर्म करने वाली है आने वाले दिनों में, खास करके भारतीय बाजारों में जहां ग्रोथ बहुत लगातार बनी हुई है, खास करके ई कॉमर्स की बढ़त को देखते हुए या प्रोसेस फूड को बढ़त को देखते हुए या ऑर्गेनाइज रिटेल को बढ़त को देखते हुए, इन सब चीजों के कारण से हमने एक पैकेजिंग इंडस्ट्री से जुड़ी कंपनी पॉलीप्लेक्स को चुना है, जिसमें हमें मध्यम अवधि का टारगेट 2800 का है, लंबी अवधि में इससे ज्यादा भी हो सकता है। ये 7वीं सबसे बड़ी कंपनी है BOPT मार्केट की। 60,000 टन पर एनएम का कैपेसिटी एडिशन इन्होंने इंडोनेशिया में किया है और भी कैपेक्स आने वाले 2 साल में प्लान कर रहे हैं। ग्लोबली डिमांड बढ़ती जा रही है लेकिन कोई नई कैपेसिटी एडिशन उतनी हुई नहीं है, इस वजह से हमें लगता है मार्जिन्स में भी सुधार होगा। और खास इस कंपनी की बात की जाए तो बैलेंस शीट बहुत स्ट्रॉन्ग है और हर तिमाही में ये डिविडेंड देती है, ये सबसे अच्छी बात है। मुझे लगता है कि इस 2300 साढ़े 2300 के भाव में जो अभी ट्रेड कर रहा है वहां पे एंट्री करके 2800 के टारगेट मध्यम अवधि में बिल्कुल आ सकते हैं। तो पहला शेयर राजेश जी की तरफ से। अब नुरेश का भी स्वागत करते हैं। नुरेश, वी आर वेरी लकी कि मॉर्निंग और क्लोजिंग कॉल्स में तो आपकी एनालिसिस हमें मिलती है, लेकिन हमारी इस खास पेशकश में भी आप हमारे साथ हैं। आपका नजरिया पूरा वित्त वर्ष आपके हिसाब से कैसा रहा, एक बार इन ब्रीफ बताएं और पहली कॉल आपकी बता दीजिए। लास्ट ईयर जो रहा है वो एक्सपेक्टेशन से तो बेहतर ही रहा है कि 2020 के बॉटम के बाद 2021 में रिकवरी, और 2021 से 22 में सबसे ज्यादा ये था कि जो ब्रॉडर मार्केट शेयर्स थे वहां पे ज्यादा बड़े मूव्स हुए। और मेरा मानना है कि अगले साल में भी यही होगा कि स्टॉक स्पेसिफिक रहेगा मार्केट। निफ्टी को बहुत ज्यादा बड़े मूव्स जैसे करना मुश्किल रहेगा जो 2020 और 21 में हुए। तो टाइम अब ये है कि थोड़े स्टॉक्स जो अंडर परफॉर्मर्स रहे हैं, जहां पे मेरा मानना है कि जो कोविड हिट सेक्टर्स थे और स्टॉक्स थे उनमें बड़ा रिकवरी आएगा।
इसीलिए जब अगर हम देखें तो पहले एक होटल्स है, ऑटोज है और एक डिफेंस, ये 3 में से मैंने स्टॉक्स लिए हुए। और ओवरऑल ये सेक्टर्स में ही जो है, जो एक पहले 2 सेक्टर जो होटल्स और ऑटो, जो काफी कोविड से हिट हुए थे। एक ओपनिंग अप थीम भी है होटल्स में, और होटल्स में काफी 15-17 साल के बाद एक तेजी आ रही है। लास्ट हमने जो होटल रूम रेट्स देखे थे एक्सेट्रा, वो सबसे पीक हुए थे 2007 में। सो वहां पे से मेरा ओवरऑल मानना ये है कि ये बाजार में अभी आपको स्टॉक स्पेसिफिक रहना है। इंडेक्स में मुझे नहीं लगता कि हम बड़े मूव्स करेंगे जो 30% के मूव्स हुए पहले। सो स्टॉक स्पेसिफिक रहना चाहिए। ओके, चलिए यहाँ पर नरेश का नजरिया तो आप जान ही रहे हैं, लेकिन चलिए शो का जो माहौल है वो सेट हो चुका है। शो का जो क्रक्स है वो आप समझ चुके हैं कि हमारी दोनों एक्सपर्ट्स की तरफ से किकर कॉल्स आपके लिए दमदार आएंगी। लेकिन इस बीच FY22 में बाजार की परफॉर्मेंस कैसी रही, पूरा वित्त वर्ष कैसा रहा? अगर आपको वो कहते हैं ना इन ब्रीफ कह सकते हैं कि एक बार बड़ी सारी चीज जो है उसे एक ब्रीफ में समझना है तो सबसे ज्यादा बेहतरीन तरीके से सिर्फ डिम्पी ही समझा सकते हैं। डिम्पी बताएं FY22 कैसा रहा? एक ही शब्द में अगर समझना है तो उसको कहते हैं जबरदस्त। जबरदस्त था वो, और वो इसलिए जबरदस्त था क्योंकि अगर आपने एफडी में पैसा डाला होता आपको मिलता 6%, और अगर आपने मार्केट में पैसा डाला होता 2022 में, कंडीशन अप्लाइड अगर डाला होता तो आपको मिलता 19%, यानी कि 3 गुना पैसा सिर्फ निफ्टी से मिल गया होता। शेयर्स तो भूल ही जाइए। और अगर आपने गलती से अच्छे वित्तीय सलाहकारों की राय लेकर मिड कैप और स्मॉल कैप में पैसा डाल दिया होता तो एफडी से ये 6 गुना आपको रिटर्न मिलता, क्योंकि 35% का स्मॉल कैप ने रिटर्न दिया है। ये तो रहा रिटर्न का, इंडेक्स का लेखा जोखा FY22 के अंदर जो बेहतरीन परफॉर्मेंस के तौर पर मिला। लेकिन ऐसा ही नहीं था, आपको हैरान करने वाले सेक्टर की चर्निंग भी देखने को मिली। कौन कह सकता था कि मेटल सबसे तेज चलने वाला सेक्टर हो सकता है? मेटल्स तो अपने आप में 4 जगह निर्भर है, लेकिन उसने 61% का रिटर्न दिया। मीडिया जैसा छोटा सेक्टर भी सबकी आंखों का तारा बन गया, 52% का रिटर्न इसने दिया। आईटी और एनर्जी भी पीछे नहीं थे। ये रेयर कॉम्बिनेशन मिलता है कि आईटी और एनर्जी दोनों ही ऊपर, एक क्लासिकल एनर्जी है और एक नई इनोवेशन है, दोनों ने ही 40% का रिटर्न आपको दिया। और रियल एस्टेट भी पीछे कहां था, 38% का रिटर्न वहां पे आया। लेकिन जो सबसे कमजोर हिस्सा था वो था 2.7 एफएमसीजी और ऑटोज में 6.9%। ऑटोज के लिए 2022 साल अच्छा नहीं था, कभी कोई दिक्कत तो कभी चिप्स की दिक्कत, कभी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चलती रही, और बीच में तो एक बार हमने लॉकडाउन भी खैर देखा था। आगे बढ़ते हैं, ये हमने आपको सेक्टर की परफॉर्मेंस दिखा दी। अब FY22 के सबसे तेजी से चलने वाले शेयर्स, वो मैं आपकी लिस्ट आपके सामने रखता हूँ। ONGC, एक बार जब मैंने इसका परसेंटेज देखा तो मेरे को भी बड़ी हैरानी हुई कि 68% ONGC चल सकता है, लेकिन चला है। FY22 के अंदर क्या हिंडाल्को 80% का रिटर्न एक साल में देने की कैपेसिटी रख सकता है? बिल्कुल रख सकता है। 2022 जो साल था वो फंड मैनेजर्स की सोच बदलने का भी साल था, जो उन्होंने उम्मीद भी नहीं करते थे, जिस शेयर्स के बारे में जजमेंट भी नहीं ले सकते थे, वो रिटर्न भी सामने स्क्रीन पे आया। बजाज फिनसर्व ने अपनी बादशाहत दिखाई, टाटा स्टील ने अपने सेक्टर में और मजबूती दी, और टाइटन भी जबरदस्त चला। और ये भी कह सकते हैं कि 2022 टाटा ग्रुप के लिए ज्यादा बेहतर साल रहा। लेकिन जो कमजोर शेयर थे, फिसड्डी शेयर थे, उसमें क्योंकि सेक्टर ही नहीं चला तो HUL और ब्रिटानिया नहीं चला, साथ ही ऑटोस की दिक्कत थी तो हीरो मोटोकॉर्प नहीं चला, और ये 19% का माइनस रिटर्न दिया। HDFC लाइफ का भी बुरा हाल था और वो उस भी करीब 21% का माइनस रिटर्न दिया है। तो ये कुछ एक बड़े निफ्टी के मजबूती से और कमजोरी से गिरने वाले शेयर आपके सामने रखे। कार्यक्रम को आगे बढ़ा ही रही है मानसी, थोड़ी देर में आपको मैं मझौली कंपनीज का भी रिटर्न बता दूंगा। बिल्कुल डिम्पी, आप ही की लाइन कहूंगी, गागर में सागर भर लाएं आप। पूरे साल का लेखा जोखा यहाँ पर आप समझ रहे हैं, और इस बीच हमारे एक्सपर्ट्स भी हमारे साथ हैं। नरेश जी, वापस आपकी तरफ आना चाहूंगी और आपसे आपके स्टॉक रिकमेंडेशन में जानना चाहूंगी। पहला एक स्टॉक आप बताएं। पहला स्टॉक है इंडियन होटल्स, और अगर इसका हम चार्ट देखें तो ये स्टॉक जो है लास्ट इसने टॉप बनाया था, ये टॉप हुआ करता था 160 के आसपास 2006 से लेके 2008 में, और उसके बाद इसका टॉप बना था 2018 से लेके 2020 में, जब इसने 150-160 के टॉप बनाए थे। सो ये कम से कम एक टर्न अराउंड और रिवर्सल और एक ब्रेकआउट पे था बिफोर कोविड, बट कोविड आने के कारण पूरा जो सेक्टर है इसमें काफी परेशानियां हुई और उसके वजह से स्टॉक गिर गया 60-70 रुपए तक। उसके बाद इसने पहला ब्रेकआउट दिया 160 रुपए में लास्ट ईयर,
एक मूव बना 240 तक, फिर हमने देखा कि 180 190 पे 2-3 बार आया। 190 अभी भी आया था जब जियोपॉलिटिकल क्राइसिस सबसे पीक पे थी। सो वहां से अब इसने नया एक 52 वीक हाई एंड ऑल टाइम हाई बनाया हुआ है। सो ये एक 15-16 साल का ब्रेकआउट है। तो जहां पे अगर 15-16 साल का जब ब्रेकआउट होता है तो टेक्निकली मानना यह है कि अगले 2-3 साल बहुत ही अच्छे रहते हैं स्टॉक के लिए, क्योंकि शॉर्ट टर्म में काफी चल गया, जो 200 से लेके 240 हो चुका है अभी रिसेंटली। एक QIP का भी जो ओवरहैंग था वो ओवर हो गया। सो यहाँ पे अक्यूमुलेट करना है अगले कुछ वीक्स और महीनों तक 220 से 215 से 240 रुपए में। स्टॉप लॉस रखना है 200 पे, और मेरा मानना है कि मीडियम टू लॉन्ग टर्म टारगेट होगा 350 रुपीज का। ऑफ कोर्स अनलॉक थीम का कैंडिडेट भी है, मीडियम टू लॉन्ग टर्म टारगेट्स भी दमदार नजर आ रहे हैं। नरेश जी की पहली पसंद इंडियन होटल्स पर जरूर नजर रखें। टारगेट्स और स्टॉप लॉसेस आपके टीवी स्क्रीन पर है। चलिए राजेश जी से उनका दूसरा टेक्निकल दमदार पिक जान लेते हैं। राजेश जी बताएं कौन सा दूसरा शेयर है जो आप हमें सुझाने वाले हैं, और साथ ही टाइम फ्रेम भी बताइएगा। देखिए, दूसरा स्टॉक, हम सब जब इतनी तेजी की बात कर रहे हैं और ये मान के चल रहे हैं कि अगला साल बेहतर होने वाला है, तो जाहिर सी बात है स्टॉक एक्सचेंज एक अहम भूमिका निभाता है। तो BSE का स्टॉक रिकमेंड करना चाहूंगा। हालांकि आप ही के साथ हमने वैलेंटाइन डे वाले शो में भी ये रिकमेंड किया था, वहां से तो ऑलमोस्ट 50-60% के रिटर्न दे चुका है। लेकिन हम अभी भी समझते हैं कि इसमें बहुत दमखम बाकी है। ब्रांड बहुत स्ट्रांग है। देश का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है अगर नंबर ऑफ कंपनीज के हिसाब से देखा जाए, जो लिस्टेड कंपनीज है उसके हिसाब से। डेरिवेटिव्स में ये वॉल्यूम बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। नए इनिशिएटिव जैसे कि इंश्योरेंस प्लेटफॉर्म, पावर और स्पॉट एक्सचेंज में जो आए हैं वो अपने आप में योगदान कर रहे हैं। INX में ये मार्केट लीडर है एक तरीके से, और बहुत उम्दा तरीका से बढ़त दिखा रहे हैं। डिविडेंड पे आउट बहुत अच्छा है, और सबसे अच्छी बात यह है कि इनका मार्केट कैप 12,500 करोड़ का है, और उसमें इनकी इन्वेस्टमेंट जो CDSL में है उसकी ही वैल्यूएशन अभी 3200 करोड़ के आसपास में है। बैलेंस शीट बहुत स्ट्रांग है, डेट फ्री है। मुझे लगता है कि हर पायदान पे ये खरी उतरती है। इसमें खरीदारी करनी चाहिए। अगले 6 से 9 महीने में हम 1200 रुपए के टारगेट इसमें मान के चल सकते हैं। 1200 के लक्ष्य हर लिहाज से पॉजिटिव नजर आता हुआ BSE लिमिटेड दूसरी पसंद राजेश जी की। लेकिन इस बीच FY23 में कई सारे ट्रिगर्स हैं, कई सारे इवेंट्स हैं जिस पर आपको नजर रखनी है। वो सब कुछ हम आपके लिए एक जगह पर लेकर आए हैं और सारा का सारा आपके सामने अभी रखने वाले हैं। देखिए, LIC और गोफर समेत कई बड़े IPOs हमने इस साल भी कई सारे IPOs देखे। एक जड़ी लगी थी IPOs की, और आगे भी कई सारे IPOs आते हुए देखने को मिलेंगे। LIC टू से टॉक ऑफ द टाउन, सबकी नज़र है इस IPO पर, तो इस पर आप ज़रूर नज़र रखिएगा। इसके अलावा अप्रैल और मई के दौरान 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी होने की संभावना है, तो इस पर भी चर्चा लगातार होती हुई दिखी, और इस पर भी जो अपडेट्स आएंगे हम आप तक पहुँचाएंगे। लेकिन ट्रिगर ये ज़रूर है, बड़े NBFCs के लिए अक्टूबर से सख्त नियम जो हैं वो लागू होते हुए दिखेंगे। तो क्लियरली कुछ ही महीनों में NBFCs पर भी नियमों का लागू होते हुए दिखेंगे, जिसका एक इम्पैक्ट हो सकता है बाजार पर, और NBFC स्पेस पर जरूर देखने को मिले। नवंबर और दिसंबर में गुजरात और हिमाचल के चुनाव होने वाले हैं, तो पॉलिटिकल अपडेट्स भी सारे के सारे हम ही आप तक पहुंचाएंगे। और साथ ही RBI डिजिटल रुपया, डिजिटल करेंसी जिसकी लगातार हम बात कर रहे हैं, वो भी लॉन्च कर सकती है। तो इसी FY23 के लिए एक बड़ा ट्रिगर है जिस पर आपको भी नजर रखनी होगी। और साथ ही अक्टूबर में T20 वर्ल्ड कप और नवंबर में FIFA वर्ल्ड कप, तो ढेर सारे ट्रिगर्स हैं जो कि लाइंड अप हैं। तैयार हो जाइए ये सारे के सारे ट्रिगर्स को देखने के लिए, और इनके इम्पैक्ट जो हैं लगातार हम आप तक पहुंचाएंगे। नरेश जी, आपकी तरफ से आपका दूसरा दमदार शेयर कौन सा होगा? सर एक बार अनम्यूट कीजिए अपना वॉइस। मेरा सेकंड स्टॉक है महिंद्रा एंड महिंद्रा। अगर हम देखें तो ये स्टॉक ने अंडर परफॉर्म किया है। अगर हम लास्ट 6-8 साल देखें तो ये स्टॉक 700 रुपए के आसपास हुआ करता था 2014, 2015, 2016, 2017 और 2018 में भी। उसके बाद एक मूव आया था लगभग 950 रुपए तक 2018 में, फिर से ये गिरते हुए पहुंचा था 600-700 रुपए, और फिर कोविड क्राइसिस में ये 300 रुपए के नीचे आ गया था। वहां से एक सुपर रिकवरी आई, स्टॉक गया 950 तक, फिर से एक मूव आया जब हम 750 गए, और फिर से एक 950 तक, और अभी इस करंट जियोपॉलिटिकल क्राइसिस में इसने 670-700 का लो बनाया।
तो ये जो जोन है 670 से 730 का, ये एक एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है ये स्टॉक के लिए। और मेरा मानना है इवेंचुअली ये जो स्टॉक है नए ऑल टाइम हाई में जाएगा। जो 7-8 साल का जो अंडर परफॉर्मेंस है वो इसमें टर्न अराउंड हो सकता है। टेक्निकल फॉर्मेशन ये है कि इवेंचुअली जब ये 950 भी क्रॉस होगा तो 1200-1400 रुपए हो सकता है। और ये 800 से लेके 750 में जो रिस्क रिवॉर्ड है ये स्टॉक में, वो बहुत ही अच्छा है लॉन्ग टर्म के लिए कि डाउनसाइड लिमिटेड है और अपसाइड में सरप्राइजेस पॉसिबल है। तो रिस्क रिवॉर्ड पे बहुत ही बेहतर है। और ये एक स्टॉक है जिसमें आपको 4 व्हीलर से लेके ईवी से लेके ट्रैक्टर सब कुछ खेलने मिल सकता है। मतलब ये एक कॉन्ग्लोमरेट है जहाँ पे वैल्यू अनलॉकिंग अगले 1 साल में हो सकती है। सो इसमें मैं अगेन वही व्यू रहेगा कि एक्यूमुलेट कीजिए थोड़े वीक्स तक ये जोन में 750 से 800 रुपए में, और स्टॉप लॉस जो होगा 670 का और टारगेट होगा 1200 से 1400 रुपए। 1200 से 1400 के टारगेट ऑन लॉन्ग टर्म बेसिस ध्यान में रखते हुए महिंद्रा एंड महिंद्रा पर आपको निवेश का नजरिया बनाकर चलना है। ध्यान रखिए निवेश का नजरिया यहाँ पर आपको बनाना है। जो भी स्टॉक्स हमें एक्सपर्ट्स सुझा रहे हैं जिस पर उन्होंने डीप डाइव किया है, काफ़ी ज़्यादा एनालिसिस कर उन्होंने वो स्टॉक्स बताए हैं जिन्हें आप अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा यहाँ से लेकर लंबी अवधि तक बनाकर चल सकते हैं। लेकिन चलिए अभी मैं ट्रिगर्स में आपको ये बताया कि आने वाले साल में कई सारे IPOs आते हुए दिखेंगे। IPO की बात छेड़ी और शरद हमारे साथ है FY22 के IPO का अपडेट लेकर। कैसा रहा IPO के लिए FY22, विस्तार से शरद से जानते हैं। शरद बताएं। जी, IPO जो था पूरा सबसे बड़ा फ्लेवर था और पिछले 2 साल का अगर IPO के जो नंबर्स ऐड करेंगे उससे ज़्यादा तो इस साल हुआ है। ऑलमोस्ट 1.22 लाख करोड़ का जो है आपका IPO के कैपिटल रेज हुए हैं। और आंकड़ों में फोकस करें तो बहुत सारे नए एज के स्टार्टअप्स आए हैं। तो वो जो है सबसे बड़े जो IPOs है वो डेटा पे भी हम फोकस करेंगे, जहाँ पे जोमेटो का सबसे बड़ा IPO का इशू था। उसके अलावा आप कह सकते हैं कि पेटीएम का माफ़ करिए 18,000 करोड़ का था, जोमेटो का 9,375 करोड़ का था। इसके अलावा भी आप देख सकते हैं इंश्योरेंस में भी स्टार हेल्थ में लगभग 7,200 करोड़ का जो है IPO रेज हुआ था। तो बहुत बड़े IPO साइजेस आए थे। और याद रखिए IPO साइजेस के बाद जो इंटरेस्ट जो आया है वो भी बहुत शानदार देखने मिला। तो सबसे ज़्यादा जो IPO के जो इंटरेस्ट देखिए वो आपके सब्सक्रिप्शन नंबर्स में पड़ते हैं। तो उसमें सबसे ज़्यादा जो था लेटेंट व्यू पे था, 326 गुना जो है इंटरेस्ट आई थी रिटेल की। और उसके अलावा पारस डिफेंस, टेगा इंडस्ट्रीज, ये सारे स्टॉक्स में भी लगभग 200 से लेकर 300 गुना जो है सब्सक्रिप्शन बढ़ा था। तो रिटेल इंटरेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट था IPO में इस साल। इसके अलावा धमाकेदार जो लिस्टिंग हुई है तो उनकी लिस्टिंग गेन्स जो जिस दिन हुई थी वो हम फोकस करेंगे, जहाँ पे देख सकते हैं आपके स्मॉल कैप स्पेस से सिगाची इंडस्ट्रीज है, पारस डिफेंस, लेटेंट व्यू। यहाँ पे शानदार पहले दिन ही लिस्टिंग में जो है 150% से ज़्यादा का ग्रोथ देखने मिला था। और ये सिर्फ लिस्टिंग से शानदार नतीजे ही नहीं है, लिस्टिंग के बाद भी एक दमदार तेज़ी देखने मिली है। और उसमें जो है जैसे मैक्रोटेक डेवलपर्स देख लीजिए वो 150% के ऊपर है, बारबेक्यू नेशन भी है, फिर आप कह सकते हैं सोना कॉमस्टार, किम्स, ये वाले जो कंपनीज है जो नॉन टेक रिलेटेड है यहाँ पे भी एक अच्छी मूवमेंट देखने मिल रही है। लेकिन जब मैं नॉन टेक रिलेटेड की बात कर रहा हूँ तो निराशा भी ज़रूर रहेगी। और यहाँ पे जो टेक वाले न्यू एज कंपनी स्टॉक्स हैं वो जो है थोड़ी सी हताशा ज़रूर लाएं इन्वेस्टर्स के लिए। यहाँ पे पेटीएम 72% डाउन है, कार ट्रेड, फिनो पेमेंट, यहाँ पे भी जो है स्टॉक्स जो है लगभग 50 से लेकर 60% तक टूटे हैं। ओके शरद, दमदार रिसर्च आप बता रहे हैं, उसके लिए आपका शुक्रिया। इनफैक्ट टेक्नोलॉजी स्पेस से जुड़े जो IPOs आए इन्होंने न्यूज़ और बस तो काफ़ी क्रिएट किया, लेकिन जिस तरह से शरद भी हमें बता रहे थे फिलहाल उनकी परफॉर्मेंस जो है वो एक कंसर्न ज़रूर बनी हुई है। देखेंगे आगे किन लेवल्स पर परफॉर्मेंस दिखेगी। लेकिन FY22 में IPOs तो ढेर सारे आते हुए दिखे। और रिटेल पार्टिसिपेशन क्या कहना, बहुत अच्छी रिटेल पार्टिसिपेशन, क्योंकि लोगों में काफ़ी ज़्यादा रुझान भी बढ़ता हुआ दिखा, अवेयरनेस भी बढ़ी बाजार को लेकर और IPO मार्केट को भी लेकर। चलिए लेकिन FY23 के बड़े सवाल कौन से हैं आपको ये भी बता देते हैं, क्योंकि आपको भी अवेयरनेस क्रिएट करना काफ़ी ज़रूरी है कि कौन सी चीज़ें हैं जो कि आने वाले दिनों में एक सवाल बनकर खड़ी हो सकती है। सबसे पहले तो इंटरनेट कंपनियों का भविष्य कैसा होगा। अभी हम न्यू एज टेक्नोलॉजी IT स्पेस की बात कर रहे थे, इनके लिए स्ट्रैटेजी क्या होगी, इनका फ्यूचर आने वाले साल में किस तरह का होगा, इस पर नज़र रहेगी। एक्सपर्ट से जानने की कोशिश होगी कि इन कंपनियों से जुड़ी जो भी इनके कारोबार हैं उनका फ्यूचर कैसा नज़र आ रहा है। दूसरा सवाल है महंगाई की टेंशन। ऑफ कोर्स इन्फ्लेशन एक बड़ा टेंशन क्रिएट होता हुआ दिख रहा है, इतना बड़ा कि अब सवाल ये भी खड़े हो रहे हैं कि क्या स्टैगफ्लेशन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। लेकिन महंगाई की टेंशन क्या जारी रहेगी, इसका असर कहाँ पड़ता हुआ दिखेगा,
यहाँ पर महंगाई के को मद्देनजर रखते हुए ग्लोबल सेंटिमेंट्स जहाँ से आते हुए दिखेंगे और साथ ही डोमेस्टिक मार्केट्स के अपने ट्रिगर्स होंगे, आपको क्या करना चाहिए, ये भी तो एक सवाल होगा आपके लिए। और तीसरा बड़ा सवाल, रिलायंस का शेयर क्या 3,500 के पार निकलता हुआ दिखेगा? इंतजार सब कर रहे हैं, और क्या ये लेवल्स आते हुए दिखेंगे? ये होंगे 3 बड़े सवाल बाजार को और साथ ही इन्फ्लेशन, साथ ही ग्लोबल कंसर्न्स को ध्यान में रखते हुए, जिस पर हमारी नजर होगी। लेकिन चलिए, हमारे एक्सपर्ट्स एक एक कर आपको 4 कॉल्स बता चुके हैं, दमदार आइडियाज आपको बता चुके हैं, उनकी और कॉल्स भी हमें जानना बाकी है। राजेश, आपकी तरफ से अगली कॉल कौन सी होगी? देखिए, साल बहुत अच्छा रहा जैसे हम डिस्कस कर रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि साल के अंत वाले दिन हम एक थोड़ी मिठास के साथ ही अंत करें। तो एक चीनी के स्टॉक देना चाहूंगा। चीनी ने बहुत अच्छी रिटर्न दिए चीनी के स्टॉक्स ने, और मैं समझता हूँ अभी भी इसमें बहुत दमखम बाकी है, अभी भी बहुत मिठास बाकी है। तो इस लिहाज से मैं ईएडी पेरी का एक स्टॉक है जो रिकमेंड करना चाहूंगा 525 के टारगेट के साथ। अगर आप देखेंगे तो शुगर, बायोकेमिकल्स और न्यूट्रास्यूटिकल्स में ये काम करती है। 8 शुगर फैक्ट्रीज है, 43,800 पर टन की क्रेशिंग कैपेसिटी है, 160 मेगावाट का पावर है और 4 डिस्टिलरी है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो कंपनी का लगातार कोशिश ये रही है कि डेट रिडक्शन करने की। पिछले 5-6 सालों में उन्होंने लगातार डेट रिडक्शन किया है। वैल्यूएशन बहुत अच्छे हैं, प्राइस टू बुक लगभग 1 के आसपास है, प्राइस टू अर्निंग अगर देखेंगे तो 12 के आसपास है, जो कि बहुत सस्ती है। और सबसे बड़ी जो यूनिक पॉइंट है वो ये है कि इसमें 56.5% ये कंपनी कोरोमंडल में होल्ड करती है, जिसकी खुद की वैल्यू 13,200 करोड़ रुपए की है। अगर हम उसमें 50 से 60% का डिस्काउंट भी दे दें तो 7,000 करोड़ के आसपास का वैल्यूएशन आता है, और इस कंपनी की कुल मार्केट कैप 8,000 करोड़ की है। तो कहने का मतलब है आपको सिर्फ 1,000 करोड़ में सारा बिजनेस मिल रहा है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस का कोई मुद्दा नहीं है, कंपनी लगातार अच्छा परफॉर्म करती आई है कई दशकों से। तो मैं समझता हूँ यहाँ बिल्कुल आपको एक्सपोजर रखना चाहिए 525 के टारगेट के साथ। शुगर स्पेस लगातार फोकस में रहा है, और एक और स्टॉक यहाँ पर राजेश जी की तरफ से ईआईडी पेरी आता हुआ 525 के टारगेट से 1 साल का नजरिया रखना होगा। और आप जानते ही हैं इसके पीछे की रीजनिंग और एनालिसिस, क्योंकि विस्तार से राजेश जी हमें बता रहे हैं, समझा रहे हैं। नरेश जी, आपकी तरफ से अगली कॉल कौन सी होगी? मेरा रिकमेंडेशन होगा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, BEL। एक PSU स्टॉक है जो वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग PSU स्टॉक रहा है हर मार्केट साइकिल में। अगर हम देखें 2002 से 2007 में भी ये बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक था, वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक्स। 2014 से भी ये 30 से लेकर 180 रुपए गया था, और ये मूव में भी इसने फाइनली 2018 का भी हाई क्रॉस कर दिया है। तो अगर हम देखें 2018 में इसका टॉप बना था 180-90 रुपए के आसपास रफली। वहां से ये स्टॉक 65-70 आ गया था 2020 के बॉटम में। अब यहाँ से फुल रिकवरी हुई है, स्टॉक ने फिर से 180 पे थोड़ा रेजिस्टेंस लिया, फिर 220-25 पे कम से कम 4 बार इसने टॉप बनाया हुआ है। और बॉटम में पूरे जियोपॉलिटिकल क्राइसिस और अदरवाइज भी लास्ट 6 महीने में इसने 4 अटेम्प्ट्स में भी 190 ब्रेक नहीं किया। मेरा मानना यह है कि ये जो स्टॉक है इवेंचुअली 220-25 का भी ब्रेकआउट क्रॉस कर जाएगा, और यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड अच्छा है, जहाँ पे 190 से 210 में खरीदी सजेस्ट करूंगा, और टारगेट रहेगा 300 रुपए का मीडियम टू लॉन्ग टर्म। मीडियम टू लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव को ध्यान में रखते हुए BEL पर खरीदारी के मौके यहाँ पर बनते हुए दिख सकते हैं। टारगेट 300, स्टॉप लॉस जो है 180। नरेश की पसंद इस स्टॉक में निवेश का नजरिया जरूर आप बनाकर ऑन लॉन्ग टर्म बेसिस चल सकते हैं। वित्त वर्ष नया शुरू होने वाला है, उससे ठीक पहले हम आपकी तैयारी इसीलिए करा रहे हैं ताकि आपका दमदार पोर्टफोलियो तैयार हो सके, आप एक निवेशक, अच्छे निवेशक भी बन सके। क्योंकि मार्केट्स में जिस तरह से ट्रेडिंग पर आपकी नज़र होती है, जिस तरह से ट्रेडिंग को पसंद करते हैं, साथ ही एक स्टेबल और साउंड पोर्टफोलियो होना भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और इसी की वजह से हमारे साथ ये दिग्गज जुड़े हैं और साथ ही हमसे विस्तार से इन्हीं तमाम स्टॉक्स पर बातचीत कर रहे हैं, जिसे आप अपने पोर्टफोलियो बास्केट का हिस्सा बना सकते हैं। चलिए क्विक रिकैप कर लेते हैं। दोनों ही एक्सपर्ट्स ने दमदार कॉल्स हमें सुझाई हैं, और वो कॉल्स लंबी अवधि की हैं। लगातार कह रही हूँ क्योंकि पोर्टफोलियो में इसे लंबी अवधि के लिए आपको रखना है। पॉलीप्लेक्स पर अगर खरीदारी का मन बनाकर चल रहे हैं, राजेश जी की पसंद 2,800 के टारगेट्स को मानकर चले। यहाँ पर आपको स्टॉप लॉस 2,380 का लगाना होगा। अगली पसंद BSE लिमिटेड, स्टॉक ने अच्छा परफॉर्म किया है, फंडामेंटल्स अच्छे दिख रहे हैं, आगे भी अच्छी तेजी के पूरे आसार नजर आ रहे हैं। 1200 के लक्ष्य को ध्यान में रखें। 943 का एक स्टॉप लॉस लगाकर BSE को भी खरीदा जा सकता है। इसके अलावा EID पेरी, शुगर स्पेस में लगातार हमने काफी ज्यादा न्यूज बेस्ड मूवमेंट देखी है, काफी ज्यादा एक्शन भी देखा है, और कई सारे आगे भी ऐलान होते हुए दिख
सकते, क्योंकि सरकार की स्पेस पर काफी हद तक नजर है। EID पेरी 525 के टारगेट्स को ध्यान में रखें। 450 का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा, इस पर खरीदारी का मौका ढूंढे जा सकते हैं। नरेश की तरफ से भी हमारे पास 3 कॉल्स आई। अनलॉक थीम का कैंडिडेट रहा है इंडियन होटल्स और नरेश की नज़र इस स्टॉक पर है। अच्छी तेजी के बीच ट्रेंड कर भी रहा है लगातार। नरेश अपने पसंदीदा शेयरों की सूची में हमारे साथ ये स्टॉक शेयर करते हो, इसे आप इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव के लिहाज से भी बिल्कुल लेकर जा सकते हैं। 350 के टारगेट्स को ध्यान में रखना होगा, 200 का स्टॉप लॉस लगाएं। महिंद्रा एंड महिंद्रा, जिस तरह से नरेश ने हमें उम्दा तरीके से समझाया, इसे आप खरीदेंगे ऑटोमोबाइल सेगमेंट में क्विकली। अगर आप चाहें तो कमर्शियल व्हीकल स्पेस हो या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल हो, किसी भी तरह की जो सेगमेंट है ऑटोमोबाइल सेक्टर के, उसमें निवेश का नजरिया आपको मिल जाएगा। बिग गुड कॉन्ग्लोमरेट है, इसमें खरीदारी के मौके ढूंढे जा सकते हैं। 1200 फर्स्ट टारगेट, 1400 तक भी जाने का दमखम रखता है। 670 का स्टॉप लॉस लगाना होगा। और BEL तीसरी और आखिरी पसंद नरेश जी की तरफ से, टारगेट 300 के यहाँ पर मानकर चले। 180 का एक स्टॉप लॉस आपको यहाँ पर लगाना होगा। तो हमने आपको कुल मिलाकर दमदार 6 शेयर सुझाए हैं, जिसमें इनके पीछे के एनालिसिस भी अब आपके पास है और अब आपको यहाँ से डिसीजन लेना है कि किस तरह से आप इसे प्ले आउट करेंगे, अपने पोर्टफोलियो को दमदार तरीके से बनाएंगे। राजेश जी, नरेश जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी एनालिसिस हमारे साथ शेयर करने के लिए और बाजार पर अपना नजरिया हमें बताने के लिए। चलिए इसी के साथ इस खास पेशकश में इतना ही, मुझे दीजिए